हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सीजीपीएससी नोट्स में। दोस्तों, कुछ कारणों से हमारे चैनल पर वीडियोस अपलोड नहीं हो रहे थे, लेकिन आज से प्रतिदिन एक वीडियोस अपलोड होगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि एडीओ एग्ज़ाम का वैकेंसी आने वाला है, तो हम एडीओ के लिए उन सभी प्रश्नों का अध्ययन करेंगे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और एडीओ एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम पिछले एडीओ एग्ज़ाम का क्वेश्चन पढ़ेंगे, जिससे कि हमें एग्ज़ाम का पैटर्न पता चले कि एडीओ एग्ज़ाम में क्या क्या प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आजीविका से संबंधित 30 प्रश्न पढ़ने वाले हैं, जो कि पिछले एडीओ एग्ज़ाम में पूछा गया था। तो चलिए वह क्वेश्चन देखते हैं, जो कि 30 नंबर का होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं आजीविका से 30 प्रश्नों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, एडीओ एग्ज़ाम के लिए आज का हमारा आजीविका से संबंधित पहला क्वेश्चन है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सी क्रांति मत्स्य पालन से संबंधित है। ऑप्शन ए हरित क्रांति, ऑप्शन बी नील क्रांति, ऑप्शन सी श्वेत क्रांति या ऑप्शन डी लाल क्रांति। तो दोस्तों, आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी नील क्रांति, जो है मत्स्य पालन से संबंधित है, जो कि पिछले एडीओ एग्ज़ाम में आजीविका से संबंधित क्वेश्चन में पूछा गया था। तो दोस्तों याद रखिएगा, इसके बारे में हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। अभी केवल सिर्फ एग्ज़ाम का पैटर्न पता करने के लिए हम लोग पिछले साल का प्रश्न पढ़ रहे हैं। तो दोस्तों याद रखिएगा, मत्स्य पालन जो है नील क्रांति से संबंधित है। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। दोस्तों, आज का हमारा दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी योजना ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा संचालित की जाती है। ऑप्शन ए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, ऑप्शन सी दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्या योजना या ऑप्शन डी इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना। तो दोस्तों, इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्या योजना, जो है ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा संचालित की जाती है। तो दोस्तों, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही उत्तर है। दोस्तों, आज का हमारा तीसरा प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति एवं श्वेत क्रांति से इनमें से किन विशिष्ट व्यक्तियों का संबंध था। ऑप्शन ए वर्गीस कुरियन हरित क्रांति एवं एम.एस. स्वामीनाथन श्वेत क्रांति से या ऑप्शन बी एम.एस. स्वामीनाथन हरित क्रांति एवं वर्गीस कुरियन श्वेत क्रांति से या ऑप्शन सी मोंटेक्सी अहुलवालिया हरित क्रांति एवं सैम पित्रोदा श्वेत क्रांति से या ऑप्शन डी सैम पित्रोदा हरित क्रांति एवं मोंटेक्सी अहुलवालिया श्वेत क्रांति। तो दोस्तों, आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी एम.एस. स्वामीनाथन हरित क्रांति एवं वर्गीस कुरियन श्वेत क्रांति, जो कि बिल्कुल सही है ऑप्शन बी। दोस्तों, आज का हमारा चौथा क्वेश्चन है कि मिश्रित खेती से तात्पर्य है कि किसान ऑप्शन ए एक ही भूमि में फसल की खेती करते हैं तथा पशुओं को पालन करते हैं, ऑप्शन बी एक ही भूमि में दो या दो से अधिक फसल की खेती करते हैं या ऑप्शन सी एक ही भूमि में दो फसल की खेती करते हैं जिसमें एक कतार एक फसल की दूसरी कतार दूसरी फसल की होती है या ऑप्शन डी एक ही भूमि में खरीफ की फसल तथा रबी की फसल दोनों तैयार करते हैं। तो दोस्तों, आपका सही उत्तर हो जाएगा मिश्रित खेती, यानी एक ही भूमि में फसल की खेती करते हैं तथा पशुओं को पालते हैं। तो आपका उत्तर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। मिश्रित खेती से किसान का तात्पर्य है कि एक ही भूमि में फसल की खेती और पशुओं का पालन करना मिश्रित खेती कहलाता है। तो दोस्तों, आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत क्या आता है। ऑप्शन ए केवल वित्तीय संस्थानों से ऋण प्राप्त किए कृषकों, दोस्तों यहाँ शिक्षकों गलत टाइप हो गया है, तो याद रखिएगा कृषकों की पात्रता है। ऑप्शन ए केवल वित्तीय संस्थानों से ऋण प्राप्त किए कृषकों की पात्रता है। ऑप्शन बी केवल वित्तीय संस्थानों से ऋण नहीं प्राप्त किए कृषकों की पात्रता है
या ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों वर्गों के कृषक पात्र है, या ऑप्शन डी उपयुक्त दोनों वर्गों के कृषक अपात्र है। तो दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत उपयुक्त दोनों वर्गों के कृषक पात्र हैं। तो आपका उत्तर ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। वित्तीय संस्थानों से ऋण प्राप्त किए कृषकों की पात्रता और ऋण नहीं प्राप्त किए कृषकों की पात्रता, यह दोनों प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों ये याद रखिएगा, ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों वर्गों के कृषक पात्र हैं, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। दोस्तों आज का हमारा छठा क्वेश्चन है, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना एवं राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से किस बिंदु में पृथक है। ऑप्शन ए SGSY यानी कि स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना राज्यों को स्वायत्ता थी, जबकि NRLM, दोस्तों LM है यहाँ, NRLM यानी कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन में केंद्र सरकार को अधिक स्वायत्ता है। ऑप्शन बी SGSY यानी कि स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के अंतर्गत राज्य परिप्रेक्ष्य कार्य योजना तैयार की जाती थी, जबकि NRLM में केवल केंद्रीय योजना तैयार की जाती है। ऑप्शन सी NRLM या SGSY के आवंटन आधारित रणनीति के स्थान पर मांग आधारित रणनीति को अपनाया है, या ऑप्शन डी NRLM ने SGSY के मांग आधारित रणनीति के स्थान पर आवंटन आधारित रणनीति को अपनाया है। तो दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी NRLM SGSY के आवंटन आधारित रणनीति के स्थान पर मांग आधारित रणनीति को अपनाया है, इसलिए आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। इसके बारे में अगले वीडियो में हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो दोस्तों अभी के लिए ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही उत्तर है। NRLM ने SGSY की आवंटन आधारित रणनीति के स्थान पर मांग आधारित रणनीति को अपनाया है। दोस्तों आज का हमारा सातवां क्वेश्चन है, NRLM यानी कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत लक्षित परिवार की पहचान की जाती है। तो आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए वर्तमान BPL सूची के आधार पर, ऑप्शन बी जनगणना के अंतर्गत अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग एवं सामान्य श्रेणी के लोगों के आधार पर, ऑप्शन सी जनगणना के अंतर्गत जाति एवं धर्म आधारित श्रेणी के लोगों के आधार पर, या ऑप्शन डी गरीब की भागीदारी पहचान PIP तथा ग्राम सभा के अनुमोदन पर। तो दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा लक्षित परिवार की पहचान जो है गरीब की भागीदारी पहचान PIP तथा ग्राम सभा के अनुमोदन पर किया जाता है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत लक्षित परिवार जो है गरीब की भागीदारी की पहचान PIP तथा ग्राम सभा के अनुमोदन पर पहचान की जाती है। तो आपका सही उत्तर ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। दोस्तों आज का हमारा आठवां क्वेश्चन है, NRLM यानी कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत समूह आधारित संस्था जैसे कि स्व सहायता समूह को क्या वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। ऑप्शन ए परिक्रामी निधि, ऑप्शन बी जोखिम न्यूनीकरण कोष, ऑप्शन सी सामुदायिक निवेश सहायक कोष, या ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो दोस्तों याद रखिएगा स्व सहायता समूह को परिक्रामी निधि के अंतर्गत सहायता प्रदान की जाती है, इसलिए आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए परिक्रामी निधि। दोस्तों आज का हमारा 9वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी NRLM के अंतर्गत प्रमोचित एक विशेष योजना है। ऑप्शन ए राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, ऑप्शन बी जननी सुरक्षा योजना, ऑप्शन सी महिला किसान सशक्तिकरण योजना, या ऑप्शन डी प्रधानमंत्री जनधन योजना। तो दोस्तों आपको बताना है कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत प्रमोचित एक विशेष योजना। तो दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी महिला किसान सशक्तिकरण योजना जो है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत प्रमोचित एक विशेष योजना है। तो दोस्तों आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों आज का हमारा 10वां क्वेश्चन है, मंत्रालय जो कि ग्रामीण उद्योगों द्वारा आजीविका, दोस्तों यहाँ पे आजीविका शब्द है, आजीविका उपलब्ध कराता है संबंधित है। ऑप्शन ए ग्रामीण विकास मंत्रालय से, ऑप्शन बी सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्रालय से, ऑप्शन सी वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय से, या ऑप्शन डी कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय से।
तो दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा मंत्रालय जो कि ग्रामीण उद्योगों द्वारा आजीविका उपलब्ध कराता है वह वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय से संबंधित है, इसलिए आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय जो है आजीविका ग्रामीण उद्योगों द्वारा आजीविका का उपलब्ध कराता है। तो आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। दोस्तों आज का हमारा 11वां प्रश्न है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगले इस एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, तो याद रखिएगा। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 को लागू किया गया था, इसलिए आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। दोस्तों यह एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, तो याद रखिएगा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 को लागू किया गया था। ऑप्शन ए 2005 बिल्कुल सही है। दोस्तों आज का हमारा 12वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रामीण उद्योग के अंतर्गत नहीं आता है। ऑप्शन ए नारियल जटा आधारित उद्योग, पटसन आधारित उद्योग, मधुमक्खी पालन या कृषि। तो दोस्तों याद रखिएगा ग्रामीण उद्योग के अंतर्गत कृषि पालन या कृषि बिल्कुल नहीं आता, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। बाकी नारियल जटा आधारित उद्योग, पटसन उद्योग और मधुमक्खी पालन जो है ग्रामीण उद्योग के अंतर्गत आता है और कृषि जो है बिल्कुल नहीं आता है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, कृषि। दोस्तों आज का हमारा 13वां प्रश्न है, खादी एवं ग्रामो उद्योग आयोग का गठन किस वर्ष में पारित संसद के एक अधिनियम के तहत किया गया था। तो दोस्तों याद रखेगा खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग का गठन जो है 1956, ऑप्शन ए 1956 में पारित संसद के एक अधिनियम में किया गया था। तो दोस्तों याद रखिएगा खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग का गठन 1956 में किया गया था, जो कि एक संसद के पारित अधिनियम के अंतर्गत। तो 1956 ऑप्शन ए बिल्कुल सही। दोस्तों चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं, सामान्यतः स्व सहायता समूह के सदस्यों की संख्या कितनी होती है। तो दोस्तों आपको बताना है कि सामान्यतः स्व सहायता समूह की सदस्यों की संख्या कितनी होती है। ऑप्शन ए 10 से 20, ऑप्शन बी 20 से 50, ऑप्शन सी 50 से 100 या ऑप्शन डी 100 से 200। तो दोस्तों स्व सहायता समूह के सदस्यों की संख्या सामान्यतः जो है 10 से 20 होती है, इसलिए आपके ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। स्व सहायता समूह के सदस्यों की संख्या 10 से 20 मानी जाती है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। दोस्तों आज का हमारा 15वां प्रश्न है, क्रियाशील स्व सहायता समूह का मूल्यांकन निम्नलिखित में से किस दस्तावेज से किया जाता है। ऑप्शन ए बैठक पंजी से, ऑप्शन बी स्व सहायता समूह का कैश बुक या रोकड़ पंजी से, ऑप्शन सी बैंक के पासबुक से या उपयुक्त सभी। तो दोस्तों याद रखिएगा क्रियाशील स्व सहायता समूह का मूल्यांकन जो है इन सभी ऑप्शन बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी, जो कि बैठक पंजी, स्व सहायता समूह का कैश बुक और बैंक का पासबुक से दस्तावेज का मूल्यांकन किया जाता है। तो दोस्तों याद रखिएगा ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर है, उपयुक्त सभी। दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी माइक्रो प्लान या माइक्रो क्रेडिट प्लान। दोस्तों आज का हमारा 17वां प्रश्न है, स्व सहायता समूह के बैंक लिंकेज संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो दोस्तों आपको बताना है कि स्व सहायता समूह के बैंक लिंकेज संबंधित कौन सा कथन गलत है। तो ऑप्शन ए स्व सहायता समूह को बैंक उनके बचत के लगभग 1:1 से 1:4 तक ऋण प्रदान कर सकता है, जो कि बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी बैंक स्व सहायता समूह से चर्चा कर वसूली की अवधि 3 से 7 वर्षों हेतु तय कर सकता है, यह भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी बैंक स्व सहायता समूह का खाता कुछ इस प्रकार खोलता है जिससे कोई भी सदस्य राशि सीधे समूह के खाते से निकासी कर सकता है, जो कि बिल्कुल गलत है। तो आपका ऑप्शन बिल्कुल सी बिल्कुल सही है। बैंक जो है स्व सहायता समूह का खाता कुछ इस प्रकार खोलता है जिससे कोई भी सदस्य राशि सीधे समूह के खाते से निकासी कर सकता है। तो दोस्तों यह कथन बिल्कुल गलत है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही। इस प्रश्न में ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। दोस्तों आज का हमारा 18वां प्रश्न है,
स्व सहायता समूह को बैंक से ऋण प्राप्त करने हेतु कुछ मापदंड तय हैं। निम्न में से कौन सा मापदंड गलत है? ऑप्शन ए, स्व सहायता समूह कम से कम 3 साल से सक्रिय हो। ऑप्शन बी, स्व सहायता समूह के पास बचत एवं क्रेडिट का दस्तावेजी प्रमाण होना चाहिए। ऑप्शन सी, स्व सहायता समूह के सदस्यों द्वारा अध्यक्ष एवं कोषाध्यक्ष का चयन लोकतांत्रिक तरीके से होना चाहिए। ऑप्शन डी, स्व सहायता समूह के सदस्यों की पृष्ठभूमि और हित का एक समान होनी चाहिए। तो दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्व सहायता समूह कम से कम 3 साल से सक्रिय हो। यह मापदंड बिल्कुल गलत है, इसलिए आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्व सहायता समूह कम से कम 3 साल सक्रिय हो। यह बिल्कुल कथन गलत है। दोस्तों चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सहकारी बैंक से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सहकारी बैंक एकमात्र भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नियंत्रित है, जो कि बिल्कुल गलत है। इसलिए आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी, सहकारी बैंक एकमात्र भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नियंत्रित है। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। दोस्तों आज का हमारा 20वां प्रश्न है। सहकारी बैंकों को निम्न में से किस वर्ग में विभाजित किया जा सकता है? ऑप्शन ए, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक में। ऑप्शन बी, निजी क्षेत्र के बैंक में। ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों। या ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों याद रखिएगा, सहकारी बैंक को निम्न में से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक में विभाजित किया जा सकता है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक को सहकारी बैंकों के वर्ग में विभाजित किया जा सकता है। ऑप्शन ए बिल्कुल। दोस्तों आज का हमारा अगला प्रश्न है। छोटे ऋण प्राप्त करने हेतु कृषकों द्वारा किस बैंक को अधिक पसंद किया जाता है? तो दोस्तों आपको बताना है कि किसान लोग किस बैंक से ज़्यादा ऋण प्राप्त करते हैं। तो ऑप्शन ए, सहकारी बैंक से। ऑप्शन बी, वाणिज्यिक बैंक से। ऑप्शन सी, रिजर्व बैंक से। या ऑप्शन डी, निजी बैंक से। तो दोस्तों याद रखिएगा, कृषक द्वारा जो है सहकारी बैंक से अधिक ऋण लिया जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर है कि कृषकों द्वारा सहकारी बैंक से अधिक ऋण लिया जाता है। दोस्तों आज का हमारा 22वां प्रश्न है। सहकारी बैंकिंग प्रणाली में खाताधारक या ऋण प्राप्त करने वाला व्यक्ति बैंक का क्या होता है? ऑप्शन ए, शेयर धारक होता है। ऑप्शन बी, हितधारक होता है। ऑप्शन सी, कॉपीराइट धारक होता है। या ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों याद रखिएगा, सहकारी बैंकिंग प्रणाली में खाताधारक या ऋण प्राप्त करने वाला व्यक्ति बैंक का शेयर धारक होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए शेयर धारक होता है। दोस्तों आज का हमारा 23वां प्रश्न है। ऑनलाइन वेब पोर्टल जो कि कृषि मंडियों को जोड़ता है ताकि किसानों को विभिन्न मंडियों पर प्रचलित दरों के बारे में पता चल सके, उसका नाम क्या है? ऑप्शन ए, भीम। ऑप्शन बी, भुवन। ऑप्शन सी, ई नाम। या ऑप्शन डी, IRCTC। तो दोस्तों याद रखिएगा, ऑनलाइन वेब पोर्टल ई नाम, ऑप्शन सी ई नाम जो है कृषि मंडियों को जोड़ता है और किसान को विभिन्न मंडियों पर प्रचलित दरों के बारे में पता कराता है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ई नाम का वेब पोर्टल है जो कि किसानों के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आपका सही उत्तर ऑप्शन सी, ई नाम। दोस्तों आज का हमारा 24वां प्रश्न है। भारत में ग्रामीण बाजार सुदृढ़ करने की चुनौतियों के संबंध में निम्न में से कौन सा सही है? तो दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। दोस्तों आज का हमारा 25वां प्रश्न है। निम्नलिखित मदों से ग्रामीण बाजार में बड़ी उपभोक्ता संख्या किस मद में है? ऑप्शन ए, इलेक्ट्रॉनिक सामान। ऑप्शन बी, भारी इलेक्ट्रॉनिक सामान। ऑप्शन सी, जल्दी चलने वाली उपभोक्ता सामग्री। या ऑप्शन डी, वाहन। तो दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जल्दी चलने वाली उपभोक्ता सामग्री। दोस्तों आज का हमारा 26वां प्रश्न है। निम्नलिखित सार्वजनिक या निजी कंपनियों में से किसने भारतीय ग्रामीण बाजार में अधिकतम प्रवेश किया है? ऑप्शन ए, ITC लिमिटेड ने। ऑप्शन बी, BHEL भेल ने। ऑप्शन सी, ONCG ने। या ऑप्शन डी, ACCL ने। तो दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ITC लिमिटेड ने जो है
ग्रामीण बाजार में अधिकतम प्रवेश किया है? तो दोस्तों आपका सही उत्तर ऑप्शन ए आईटीसी लिमिटेड। दोस्तों आज का हमारा 27वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस दुग्ध उत्पाद में वजन के अनुपात में अधिक वसा रहता है? ऑप्शन ए मक्खन में, ऑप्शन बी पनीर में, ऑप्शन सी दही में या ऑप्शन डी घी में। तो दोस्तों याद रखिएगा ऑप्शन डी घी जो कि बिल्कुल सही उत्तर है। दुग्ध उत्पाद में वजन के अनुपात में अधिक वसा जो है घी में रहता है, इसलिए आपका सही उत्तर ऑप्शन डी घी हो जाएगा। तो आज का हमारा 28वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा दुग्ध उत्पाद सामान्य तापमान में अधिक समय तक संग्रहित किया जा सकता है? ऑप्शन ए मलाई, ऑप्शन बी पनीर, ऑप्शन सी खोवा या ऑप्शन डी घी। दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी घी जो है सामान्य ताप पर अधिक समय तक संग्रहित किया जा सकता है। तो आपका सही उत्तर ऑप्शन डी घी। दोस्तों आज का हमारा 29वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पशु के दूध में सबसे अधिक वसा पाया जाता है? ऑप्शन ए गाय के दूध में, ऑप्शन बी भैंस के दूध में, ऑप्शन सी बकरी के दूध में या ऑप्शन डी भेड़ के दूध में। तो दोस्तों याद रखिएगा सबसे अधिक वसा जो है भैंस के दूध में मिलता है, इसलिए ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। भैंस के दूध में जो है सबसे अधिक वसा पाया जाता है, इसलिए आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी भैंस। दोस्तों आज का हमारा 30वां और आखिरी प्रश्न है, हमारे राज्य में मवेशियों को सामान्यतः क्या खिलाया जाता है? ऑप्शन ए गेहूं का भूसा, ऑप्शन बी मक्का, ऑप्शन सी मूंगफली की खली या ऑप्शन डी धान भूसा। तो दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी धान भूसा, जो कि मवेशियों को सामान्य रूप से खिलाया जाता है। तो दोस्तों ये था आजीविका मिशन से 30 प्रश्नों का एमसीक्यू क्वेश्चन जो कि अभी हम पढ़े हैं। इससे आपको एग्ज़ाम का पैटर्न का पता चल जाएगा। तो दोस्तों एडीओ के लिए आजीविका मिशन के अंतर्गत 30 एमसीक्यू क्वेश्चन पढ़े हैं जो कि आपको एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में पता चले। और अगले वीडियो में हम आजीविका से संबंधित उन सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का एमसीक्यू में अध्ययन करेंगे जो कि एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय छत्तीसगढ़।